हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल्फ पे स्वागत करता हूं। तो आज है डे 4 और पेज नंबर 36 ऑफ स्पीडी। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शरदीय ओलंपिक खेल 1924 में आरंभ हुए। कब हुआ? 1924 में। और अगर ओलंपिक खेल की बात की जाए तो वो कब आरंभ हुआ था? 1896 में, जो कि पहला गेम कहाँ खेला गया था? एथेंस, ग्रीस में। ठीक है। और दूसरी बार कब खेला गया था? 1900 में, पेरिस में। तो ये ओलंपिक जो है वो हर 4 साल में होता है। हर कितने साल में होता है? 4 साल में। और जो शरदीय ओलंपिक है वो 1924 से प्रारंभ हुआ। उसके पहले सिर्फ ओलंपिक होता था। ओलंपिक दो तरह का होता है, एक शरदीय होता है और एक ग्रीष्म होता है। और ओलंपिक का नाम जो है वो ओलंपिक पड़ा ओलंपिया पर्वत के नाम पे, जहाँ पे इस खेल की शुरुआत हुई थी। और भारत जो है 1998 में, भारत ने अपना पहला मेडल कब जीता था? 1998 में। 3 मेडल जीता था उसने ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस से है। टेनिस के बारे में आपको कल मैंने बताया था। टेनिस 4 होते हैं, जो वो आप पिछले क्लास में देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक मैंने और क्वेश्चन बताया था। टी टी शब्द किससे है? गोल से संबंधित है। तैराकी से कौन सा है? बटरफ्लाई है, बैक स्ट्रोक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना। कहाँ है? वीना में। नेक्स्ट है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। आपको मैंने बताया था कि फलीदार पौधे जो होते हैं, मटर का, मूंगफली, दाल, ये सब नाइट्रोजन का इस्तेमाल पेड़ के लिए करते हैं, जो कि नाइट्रेट के रूप में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है, हृदय रोगों का मुख्य कारण कोलेस्ट्रोल तत्व है। कोलेस्ट्रोल, ये आप लोगों ने सुना होगा, कोलेस्ट्रोल बढ़ गया है, घट गया, ऐसा। तो कोलेस्ट्रॉल भी होता है, दो तरह का होता है। एक होता है एलडीएल, जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। वो जो है धमनियों में जाके जम जाता है, प्लाक बना देता है धमनियों में जाके जम के। ठीक है, जिसके कारण हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। और एक होता है एचडीएल, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, वो क्या करता है? एलडीएल को यकृत में वापस लेके चला जाता है, जहाँ से फिर ये शरीर से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल अम्ल अग्नेय सेलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। तो अम्ल अग्नेय सेल क्या होता है? तो थोड़ा सा सेलों के बारे में पढ़ते हैं। सेल मतलब क्या? चट्टान। तो चट्टान 3 तरह का होता है। एक होता है अग्नेय चट्टान, एक होता है अवसादी चट्टान, और एक रूपांतरित चट्टान। अग्नेय चट्टान जो है, इसको प्राथमिक सेल बोला जाता है, मीन्स प्राथमिक चट्टान। क्योंकि ये जो है ज्वालामुखी, मतलब अंदर जो पृथ्वी के अंदर जो लावा भरा हुआ है, उसके बाहर निकलने से बनता है। ठीक है, वो भी 2 तरह का बनता है, एक अंतर्भेदी और एक बहिर्भेदी। दोनों में अंतर ये है कि अगर वो लावा, मैग्मा, अगर वो बाहर निकल के जमता है तो उसे बहिर्भेदी कहते हैं, और अगर अंदर जम गया तो उसे अंतर्भेदी बोलते हैं। और जो बहिर्भेदी होते हैं उसे ज्वालामुखीय आग्नेय चट्टान भी बोला जाता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल देते हैं, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ग्रेवो हो गया, ये सब क्या है? आग्नेय चट्टान है। और यहाँ पे अंतर मैं बताऊँ आपको कि ये अम्ल आग्नेय सेल है, उसमें सिलिका का प्रतिशत ज़्यादा होता है, और जो नॉर्मल आग्नेय सेल होता है उसमें कम होता है। इसमें लगभग 45 से 65% तक सिलिका होता है, उसमें 65% से, और इसमें कितना होता है? 65% से अधिक होता है। नेक्स्ट है, संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। सबसे बड़ी खाड़ी। अगर सबसे गहरी खाड़ी की बात की जाए तो वो कौन सी है? मेरियाना गर्त। एग्जाम में आ जाता है। तो ये मेरियाना गर्त है, और ये प्रशांत महासागर में है। और अगर वहीं भारत की सबसे बड़ी खाई बोला जाए, गहरी खाई, तो वो कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है, कांगो नदी की घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है, 4667 किलोमीटर लंबी है। तो ये कांगो नदी की घाटी, कांगो नदी कहाँ है? ये अफ्रीका में है। और ये जो है विश्व की सबसे गहरी नदी है। ठीक है, ये कांगो नदी। और इसका एक और नाम है, वो है क्या? जायरे नदी। और ये नदी जो है, कांगो नदी या जायरे नदी, जो भी बोलिए, वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटता है। जैसे अगर ये भूमध्य रेखा गया हुआ है तो ये इसे 2 बार काटता है। और अगर सबसे लंबी नदी बोलेंगे विश्व की, तो वो कौन सी है? नील नदी, जो कि कहाँ है? वो भी अफ्रीका में ही है। और ये अफ्रीका की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी हो जाती है, जायरे। जायरे मतलब वही कांगो नदी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। तो पृथ्वी की टोटल कितनी परतें होती है? 3 परत ऐसे 4 भी बोला जाता है। एक क्रस्ट हो गया, एक मेंटल हो गया, कोर भी 2 तरह का, बाहरी कोर
आंतरिक कोर। लेकिन ऐसे हम लोग 3 पढ़ेंगे अभी फिलहाल, जब मैं और एक्सप्लेन करूँगा तो इसके बारे में और बढ़िया से बताऊँगा। तो तीनों का हम लोग ये एक्सप्लेन देखेंगे कि क्रस्ट जो होता है वो किससे बना होता है, मेंटल किससे बना होता है, मेंटल, और कोर किससे बना होता है। तो जो क्रस्ट बना होता है वो इसको सियाल बोलते हैं। सियाल मतलब ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना होता है, मतलब ज़्यादा प्रतिशतता इसका होता है। और भी अदर्स मेटल होते हैं लेकिन ज़्यादा इसी का होता है। उसके बाद हो गया मेंटल जो कि बीच में है, उसका कौन सा पदार्थ से बना हुआ रहता है, सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और अगर नीफे की बात की जाए मतलब कोर की बात, तो ये निकल और फेरस। फेरस मतलब क्या, लोहा। निकल प्लस फेरस इसका बना हुआ रहता है। अब सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। और संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना था, वो भी 1945 में बना था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट है पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। विकेंद्रीकरण मतलब पंचायती राज लोकतांत्रिक, पंचायती राज क्या होता है, मतलब कि लोकतंत्र का जो केंद्रीकरण होता है ना, कि सिर्फ सेंट्रल में ही पावर रहेगा, नहीं, वो विकेंद्रीकरण, केंद्र को बांट रहा है ना। पंचायती राज मतलब कि केंद्र का शक्तियों का बंटवारा होना, कि पंचायत में भी अपना अपना शक्ति हो जा रहा है, उसके बाद आगे बढ़ रहा है उस तरह से। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल क्या था, 1848 से 56। ठीक है, इसने राज हड़प नीति लाया था, जिसमें 48 में इसने किसे हड़पा था, सतारा को। 1848 में, और 49 में किसे हड़पा था, जैतपुर और संबलपुर को, और 53 में झांसी को। तो ये लॉर्ड डलहौजी का समय हुआ था, ये कब हुआ था, 1800 से 48 से 1849 के बीच में। और पहला अगर सिख युद्ध बोला जाए तो वो कब हुआ था, 45 से 46 में, जो कि लाहौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था, जिसमें पंजाब के कुछ प्रांतों को अंग्रेजों के अंडर में दे दिया गया। और द्वितीय युद्ध के बाद, द्वितीय सिख युद्ध के बाद उसे अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया पंजाब को। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। उस समय वहाँ पे महारानी कौन थी लंदन में, एलिजाबेथ प्रथम। और उसके बाद अगर नेक्स्ट क्रम देखें इसका, तो कैप्टन हॉकिंस जो कि 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। आपको तो पता है अकबर का राज कब से कब तक था, 1556 से 1605 तक। उसके बाद उसका पुत्र जहांगीर का राज शुरू हुआ। तो कैप्टन हॉकिंस जो है वो आया था ये मतलब एक फैक्ट्री डालने का इजाज़त लेने के लिए, लेकिन उसको ये चीज़ नहीं मिला। उसके बाद आए सर थॉमस रो, ये एक राजदूत था, तो फिर उन्हें भेजा गया, जो कि इस काम में सफल हुए। मतलब भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसने कहा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया कहा था। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देखेंगे, गवर्नर के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे 18 किधर गया, हाँ, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो कब से कब तक था, 1786 से 1793 के बीच में। और अब देखेंगे कि गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सब क्या था। तो पहले जब बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1757 से 1773 तक, ये पोस्ट चला था, कौन सा, बंगाल का गवर्नर। और पहला कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, इसे बनाया गया था। दूसरा फिर पोस्ट उसी को चेंज करके, पहले क्या था, जब बंगाल का गवर्नर था तो इस तरह का और भी मुंबई में भी था, और बम्बई में भी, और मद्रास में भी अपना अपना गवर्नर था। उसके बाद 1773 में लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट लाने के बाद दोनों जगह गवर्नर, मतलब बम्बई और मद्रास, ये मिला के, और बंगाल के गवर्नर को मिला के बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, जो कि ये पद कब तक रहा, 1773 से 1833 तक। और उसमें सबसे पहला कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल पोस्ट आया, जो कि 1833 से 1858 तक चला था। और उसमें पहला गवर्नर कौन था, विलियम बेंटिक। फिर 1857 का क्रांति हुआ। उसके बाद 1858 में ब्रिटिश कंपनी से शासन लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। और उसके बाद भारत का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का वायसराय कहा जाने लगा, और पहला वायसराय कौन बना था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चोल ने किया था प्राचीन भारत में। ये कल भी था। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स। शीशे के सिक्के सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। तो थोड़ा सा सातवाहन के बारे में देख लेते हैं। शीशे के सिक्के सबसे पहले, है ना। तो इसका स्थापना किसने किया था? सीमुक ने। और इसकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान, जिसे पैठान भी कहा जाता है। और ये मातृसत्तात्मक थी। ये वंश जो थी वो मातृसत्तात्मक थी, मतलब राजा को जो नाम होता था वो उनकी माँ के सरनेम पे होता था, जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी, और एक और था पुलवामीपुत्र। दूसरा है कि उस समय जो अजंता और एलोरा की गुफाएं बनाई गई थी वो सातवाहना वंश के ही समय बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। ये आपको मैंने कल बताया था, प्रयाग प्रशस्ति, और जो कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, जिसे इलाहाबाद स्तंभ भी बोला जाता है। और समुद्रगुप्त का क्या था कि इन्हें सिक्के पे बीना बजाते हुए दर्शाया गया था, सिक्के पर। नेक्स्ट है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है। यह बात किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी? एम एन रॉय ने। किसने की थी? एम एन रॉय। दलहीन मतलब जिसमें कोई दल का, जैसे होता है ना कि बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ये है, तो नहीं, उसमें दलहीन मतलब सब निर्दलीय खड़ा होंगे, उस टाइप से। नेक्स्ट है, मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई थी। कब की गई थी? 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में ये व्यवस्था की गई थी। लेकिन सर्वप्रथम जारी कब किया गया था? 1993 में पहचान पत्र दिया गया था। और एक और है यहाँ पे कि 21 से 18 वर्ष, पहले जो है वोट देने का उम्र कितना था? 21 वर्ष, लेकिन वो फिर 18 वर्ष कर दिया गया। कब किया गया? 21वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, जो कि 1988 में पारित हो गया था, लेकिन लागू कब से हुआ था? 1989, 1989 से। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर होता है, संविधान के संशोधन में। और बाकी बहुत सारे संशोधनों में राज्यसभा का ज़्यादा हक होता है, किसी में लोकसभा का ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत सारे में दोनों का हक बराबर रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। क्या है? राज्य कर। नेक्स्ट है, दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में दामोदर नदी घाटी के परियोजना का दामोदर नदी घाटी की स्थापना। थोड़ा सा दामोदर नदी घाटी के बारे में देखेंगे। ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, स्वतंत्र भारत की। और ये जो दामोदर नदी है, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। किस महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। नेक्स्ट है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होता है? मतलब उसमें क्या है कि राज्य में जो भी, राज्य या केंद्र जो भी बोले, उसमें जो मूल्य निर्धारण होगा कि कोई वस्तु किस का मूल्य क्या होगा, उसका निर्धारण या तो राज्य सरकार करेगी या केंद्र सरकार करेगी या उनके द्वारा बनाया गया कोई संस्था करेगा। उसमें मालिकाना हक नहीं चलता है, कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से दाम रखेगा, वो नहीं होता है। तो इस विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जोसेफ स्टालिन। स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर है। विशिष्ट गुरुत्व मतलब उसका घनत्व, ये मापने वाला यंत्र क्या होता है? हाइड्रोमीटर, तरल पदार्थ का, है ना। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था, चंद्रमा पर सबसे पहले। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ये कब हुआ था। 1961 नहीं, ये 1969 में हुआ था, 1969 में। नासा के द्वारा ये किया गया था।
और जो पहला यात्री जो चंद्रमा पर उतरा था वो कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। और साथ में बज एल्ड्रिन भी। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। नेक्स्ट है, चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग कितनी है? 8851 किलोमीटर, 5500 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है, तो ये गलत है। ये ऑप्शन दिया हुआ होगा इसीलिए ऐसा आया होगा आंसर। सबसे पुराना ध्वज किसका है? डेनमार्क का है। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइज मतलब लोहा में जंग ना लगे उसके लिए उसके ऊपर जस्ता का परत चढ़ा दिया जाता है। डीगो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। डीगो गार्सिया। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। सार्क सम्मेलन। तो सार्क के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इसमें कितने टोटल सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। ये आसानी से याद हो जाएगा। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। सभी आप देखेंगे तो भारत के पड़ोसी राज्य हैं। पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी, नेपाल भी, भूटान भी, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। नेक्स्ट है, यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। यूएनएचसीआर। और ये जो है कहाँ का संस्था है? ये यूनाइटेड नेशन का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्था है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटका राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? तमिलनाडु एवं कर्नाटका। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पर्वत से। ये ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ है? पश्चिमी घाट में है। तो यहाँ से निकलती है और ये कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु के रास्ते बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं किसकी? कावेरी की। कौन कौन सी है? अमरावती, भवानी, काबिनी। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ में है। तो इसके प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किसने करवाया था फिर? इल्तुतमिश ने। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश का आपको टेन्यूर याद है? 1210 से 1236। उसके बाद कौन बनी थी? रजिया सुल्तान, 36 से 40। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका। तो इक्तादारी व्यवस्था क्या थी कि उसमें जैसे सिपाही या फिर किसी जमींदार को एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। जैसे एक कस्बा हो गया, एक प्रांत हो गया, गांव जैसा, वो पूरा उनको दे दिया जाता था। उसमें उनको कर वसूल करना है, उस हिसाब से उनको सैनिक बना के रखना है जो कि जब राजा का जरूरत पड़े तो वो उसमें सहयोग दे सकें। ये इक्तादारी व्यवस्था थी जिसकी शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। अब है अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अंत्योदय, अंत्योदय क्या है? अंत्योदय मतलब अंतिम का उदय। इसका मतलब होता है अंतिम का उदय। मतलब अगर कोई आप कस्बा देख रहे हैं या फिर कुछ भी, तो उसमें सबसे गरीब है उसका उदय होना जरूरी है, तो इसे बोलते हैं अंत्योदय। इसी के कारण हमारे देश में जो देखते हैं आप लोग की गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको चावल दिया जाता है, तो इसी विचार पे दिया जाता है मतलब। और इससे रिगार्डिंग बहुत सारे नियम भी चलाए गए, सिर्फ खाद्य पदार्थ से ही नहीं, जैसे कि आवास योजना हो गया, ये सब इसी का देन है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में शुरू हुई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा। नेक्स्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अत्यधिक गरीबों का विकास। पर यही दिया हुआ था कि अंत्योदय कार्यक्रम क्या है?
इसका विचार दिया था जयप्रकाश नारायण ने, और यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अत्यधिक गरीबों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती, तो हेमावती क्या है, ये कावेरी का मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही आपको बताया था, कावेरी जल विवाद किसके बीच में है, सो है ना। ये क्या फिर से रिपोर्ट हो रहा है, नहीं। हॉगिन कॉल झरना, हॉगिन कॉल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पे, कावेरी नदी पर स्थित है। पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। पश्चिमी घाट, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी पर्वत से। नेक्स्ट है वास्को डी गामा, वास्को डी गामा 1498 को कालीकट पहुंचा था। तो भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा। बहुत जगह ऐसा देखेंगे कि लोग बोलेंगे कि 1498 में उसने, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, उसके पहले क्या भारत को नहीं जानता था कोई। तो इसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ये चीज़ को समझिएगा, वो समुद्री मार्ग का बात हो रहा है, ठीक है, कि इसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट है बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया था। कब किया था, 16 दिसंबर 1971 को। उसके पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था और इसे पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था बांग्लादेश को। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिक भूखंड में है। कहाँ है दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिक भूखंड में। और अगर उत्तरी ध्रुव की बात की जाए तो वो किस में है, आर्कटिक भूखंड में, आर्कटिक में। और अंटार्कटिक में मतलब जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, लेकिन उत्तरी ध्रुव पे रहते हैं। और उत्तरी ध्रुव जो है दक्षिणी ध्रुव की अपेक्षा कम ठंडी है, उत्तरी ध्रुव। और आपको पता ही होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर 6 महीना के लिए दिन और 6 महीना के लिए रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध का होता है, ठीक है। तो आप ऐसे देखिएगा, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। इसको बस उल्टा कर देंगे तो सेम हो जाएगा। अगर 22 दिसंबर देखा जाए दक्षिणी गोलार्ध में तो वो सबसे बड़ा दिन होगा, और 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे कि विषु इक्विनॉक्स आपने सुना होगा, ये इंग्लिश में भी आ जाता है कभी कभी, इक्विनॉक्स। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को ये पड़ता है इक्विनॉक्स। और इस दिन क्या होता है, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, दोनों ध्रुव पर। तो इसका रीजन क्या होता है कि उस समय जो है सूर्य की रोशनी जो है वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, जिस कारण से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों जगह दिन और रात बराबर होता है। फिर है यहाँ पे महानदी, महानदी के बारे में दिया हुआ है कि महानदी बंगाल की खाड़ी में, एक सेकेंड जब गया, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी कहाँ है, उड़ीसा में है। तो ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। होम्योपैथी का जनक, होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में, होम्योपैथी का जन्म। और होम्योपैथी के जनक कौन है, सैमुअल हैनीमैन। आपको कहीं कहीं सिर्फ हैनीमैन भी दिया हुआ रहेगा, इनका और लंबा नाम है, लेकिन आप सैमुअल हैनीमैन याद रखें। फिर है बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से, ये आपको मैंने 4 बार बता दिया है। लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ है, न्यूयॉर्क नगर के निकट है, न्यूयॉर्क में है ये। तो लिबर्टी की प्रतिमा, प्रतिमा जो आपने एक देखता है, वो देखा है आपने, एक स्वतंत्रता की वो प्रतिमा है, एक क्या बोलते हैं, एक झील के बीच में एक हाथ में लिए हुए, वही है लिबर्टी की प्रतिमा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि 12 जनवरी को किनका जन्म हुआ था, स्वामी विवेकानंद का। इसीलिए इस दिन को स्वामी ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। पॉपिंग क्रीज, पॉपिंग क्रीज क्या होता है, जो आप जब हम लोग देखते हैं क्रिकेट में बैट्समैन जो होता है उसके सामने एक स्पेस दिया हुआ रहता है कि अगर वो उससे क्रॉस कर गया और उसे स्टंप कर दिया गया या रन आउट कर दिया गया तो वो आउट हो जाएगा। अगर वो उसके अंदर है तो वो आउट नहीं होता स्टंप के द्वारा या फिर रन आउट के द्वारा। तो वही है पॉपिंग क्रीज। तो उसकी जो है ये सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 4 फुट होता है। और अगर चौड़ाई की बात की जाए कि वो कहाँ तक फैला हुआ है तो उसका कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है रेबीज के इलाज की खोज लुई पास्चर ने की थी। रेबीज जो कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कुत्ता काटने से होता है, वही रेबीज, ठीक है। नेक्स्ट है जल की कठोरता
मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है जल की कठोरता। मैग्नीशियम और कैल्शियम का भी बाइकार्बोनेट होता है जिसके कारण जल की कठोरता होती है, जिससे कि साबुन हम लोग लगाते हैं तो वो झाग नहीं होता, यही कारण है। गन धातु या बेल मेटल तांबा, जस्ता एवं टीन की मिश्र धातु है। मिश्र धातु के बारे में मैंने आपको कल थोड़ा सा पढ़ाया था। स्टेनलेस स्टील है तो वो किसका है? लोहा, क्रोमियम और निकल का। फिर आपको मैंने बताया था पीतल का, तांबा और जस्ता से मिलकर क्या बनता है? पीतल। फिर कांसा जो कि जस्ता और टिन से बनता है। नेक्स्ट है, तो गन धातु क्या होता है? गन धातु पहले जो है तोप बनाने में ये मेटल यूज होता था। अब गाड़ी का जो बेरिंग वगैरह होता है, बेरिंग उसके लिए यूज होता है, तो उसमें लगता है, उसे बोलते हैं क्या? गन धातु। और बेल मेटल क्या होता है? घंटा वंटा बनाने के लिए जो यूज होता है, मंदिर का घंटी हो गया तो वो बेल मेटल होता है, तो वो तांबा, जस्ता और टिन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धूतिहीन दिखाई देता है। प्रवर्तन के कारण, प्रवर्तन में क्या होता है? लाइट जो लौटती है उसी एंगल पे वो वापस चले जाते हैं, वो होता है परावर्तन। सूखा बालू क्या है कि उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, और गीला बालू रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जिसके कारण वो द्युतिहीन दिखाई देता है। और अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन होता है कि लाइट जो पड़ा ऐसे तो वो प्रवर्तित होकर ना वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, उसे अपवर्तन कहते हैं। पृथ्वी पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81 चंद्रमा का द्रव्यमान। और अगर इसका जी पूछे ग्रेविटी, तो वो कितना होता है? 1/6 ऑफ पृथ्वी। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार नहीं। अगर मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो वो कहाँ से लिया गया? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। और वहीं से एक और लिया गया है, न्यायिक समीक्षा। तो ये याद रखिएगा, इसमें आदमी कंफ्यूज जाता है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से, और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। वैसे ही ब्रिटेन का तो ये आपको मैंने कल बताया था, संसदीय सरकार, ये ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय, कैबिनेट, विधायी प्रक्रिया, सब एक तरह से देखिए संसदीय, संसद से ही संबंधित है, तो ये सब ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद फ्रांस से अगर बोलेंगे तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्श, जो कि आपके प्रेम्बल में दिया गया है उसके बारे में, तो वो फ्रांस से लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि अनुच्छेद 368 368 में दिया हुआ है। और फिर आता है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया था? नीति निर्देशक सिद्धांत और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। ये कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ लिया गया था, और भी अदर देशों से लिया गया था, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, एक ही साथ नहीं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हम लोगों ने आज लगभग 100 से 150 के आसपास क्वेश्चन किया है। तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।